तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रेरणा देने वाली कविता पढ़ने वाले हैं। मैथिली शरण गुप्त जी की मनुष्यता। यह कविता न सिर्फ हमें इंसान होने का सही मतलब सिखाएगी, बल्कि परीक्षा के नजरिए से भी ये बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए मिलकर इसे समझते हैं। अच्छा, कविता में गोता लगाने से पहले ये जानना तो बनता है कि इसे लिखा किसने है ना? तो ये हैं मैथिली शरण गुप्त जी। इन्हें राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। उनके विचारों को समझना इस कविता की आत्मा को समझने जैसा ही है। अब आते हैं उस एक बुनियादी सवाल पर जिस पर यह पूरी की पूरी कविता टिकी हुई है। सवाल यह है कि हम इंसानों में और जानवरों में आखिर फर्क क्या है? क्या सिर्फ सोचने समझने की शक्ति या कुछ और भी है? चलिए इसी सवाल का जवाब कविता में ढूंढते हैं। ठीक है, तो इस पूरी कविता को और अच्छे से समझने के लिए हम अपनी बात को इन 5 हिस्सों में बांटेंगे। हम एक एक करके इन सब पर बात करेंगे ताकि कोई भी जरूरी बात छूट ना जाए। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कवि मैथिली शरण गुप्त और उनकी शानदार कविता मनुष्यता के एक छोटे से परिचय के साथ। जरा इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए। ये हैं गुप्त जी के बारे में कुछ जरूरी बातें जो अक्सर परीक्षा में एक एक नंबर के सवालों में आ जाती हैं। उनका जन्म, उनकी उपाधि, राष्ट्रकवि और हाँ, उनकी भाषा विशुद्ध खड़ी बोली जिसमें संस्कृत का असर साफ दिखता है। इन बातों को याद रखना बहुत काम आएगा। अब हम कविता के एक बहुत ही गहरे और सच कहूं तो सबसे दिलचस्प हिस्से पर आ गए हैं। कविता की शुरुआत ही मृत्यु जैसे विषय से होती है, लेकिन कवि ने इसे देखने का जो नजरिया दिया है वो सच में कमाल है। चलिए देखते हैं। देखिए कवि क्या कह रहे हैं। मरो परंतु यों मरो कि याद जो करे सभी। मतलब मरना तो एक दिन सबको है, ये तो अटल सत्य है, पर जिंदगी ऐसी जी कर जाओ कि आपके बाद भी लोग आपको आपके अच्छे कामों के लिए हमेशा याद रखें। जब भी भावार्थ लिखने को आए, इस पंक्ति को बहुत अच्छे से समझाना है। तो यहाँ पे कवि 2 तरह की मृत्यु के बीच का फर्क साफ कर रहे हैं। एक है सामान्य मृत्यु, यानी बस अपने लिए जिए और मर गए, ठीक वैसे ही जैसे कोई जानवर करता है। और दूसरी तरफ है सुमृत्यु, यानी एक गौरव वाली मौत। ये वो मौत है जो दूसरों के लिए जीने वालों को मिलती है। और ये जो सिर्फ अपने लिए जीने का स्वभाव है ना, इसी को कवि ने पशु प्रवृत्ति कहा है। मतलब जानवरों जैसी आदत। अगर इंसान भी सिर्फ अपना ही भला सोचता है तो फिर उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं रह जाता। असली मनुष्यता तो दूसरों के काम आने में ही है। अपनी बात को और पक्का करने के लिए कवि सिर्फ ज्ञान नहीं देते हैं, बल्कि हमारे इतिहास और पुराणों से कुछ जबरदस्त उदाहरण भी देते हैं, ऐसे महान लोगों के जिन्होंने परोपकार की मिसालें कायम की। चलिए उन महान आत्माओं को याद करते हैं। ये 4 नाम, इनको तो एकदम याद कर लीजिए। राजा रंतिदेव, महर्षि दधीची, राजा उशीरनर और वीर कर्ण। परीक्षा में जब भी परोपकार या त्याग पर कुछ भी लिखने को आए तो इन उदाहरणों का जिक्र जरूर करना। आपका उत्तर बहुत प्रभावशाली बन जाएगा। और इन सभी महान उदाहरणों का जो निचोड़ है, जो सार है, वो इस एक पंक्ति में छिपा है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ये पंक्ति इस कविता का दिल है, इसका केंद्रीय भाव। मतलब साफ है, सच्चा इंसान वही है जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सारी मैनशकाइट के लिए जीता है। परोपकार के बाद कविता हमें एक और बहुत ही सुंदर संदेश की तरफ ले जाती है, एकता और भाईचारे का संदेश। जरा सोचिए, गुप्त जी ये कविता उस समय लिख रहे थे जब हमारा देश आजादी के लिए एक हो रहा था। उस वक्त ये संदेश कितना जरूरी रहा होगा। कवि कहते हैं कि सबसे बड़ी समझदारी, सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? वो यही है कि हम ये मान लें कि दुनिया के सारे इंसान भाई बंधु हैं, एक परिवार हैं, क्योंकि हम सब उसी एक ईश्वर की संतान हैं। और जब हम सब एक दूसरे को अपना भाई समझेंगे तो जाहिर है हम एक दूसरे का सहारा भी बनेंगे। इसी के लिए कवि ने एक बहुत सुंदर शब्द इस्तेमाल किया है, परस्परावलंब। इसका मतलब है एक दूसरे पर निर्भर रहकर एक दूसरे को संभालते हुए साथ में आगे बढ़ना। कवि यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह भी देते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, हम लोगों में बाहरी रूप रंग, भाषा या विचारों में फर्क हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, पर इन मतभेदों को मनभेद नहीं बनने देना चाहिए। मतलब दिल से हमें एक रहना चाहिए और मिलकर अपने रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो हमने कविता को काफी गहराई से समझ लिया है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे ज्यादा काम का है। तो अब जरा और ध्यान से सुनिएगा, ये है मुख्य बिंदु।
ये स्लाइड समझिए तो पूरी कविता का निचोड़ है। अगर ये 4 शब्द परोपकार, उदारता, एकता और सुमृत्यु और इनका मतलब अच्छे से समझ आ गया तो समझिए कि आपने पूरी कविता को अपनी मुट्ठी में कर लिया। रिवीजन के लिए ये एकदम परफेक्ट है। परीक्षा में अक्सर कुछ खास पंक्तियां देकर उनका भावार्थ पूछा जाता है। ये 3 पंक्तियां उनमें से सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहली 2 का मतलब तो हम समझ ही चुके हैं। तीसरी पंक्ति पर गौर कीजिए, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। ये हमें चेतावनी देती है कि कभी भी धन दौलत के घमंड में अंधे मत हो जाना। और इसी के साथ हमारा ये विश्लेषण यहाँ पूरा होता है। लेकिन जाने से पहले एक सवाल सबके लिए। ये कविता सिर्फ परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए नहीं है, ये जिंदगी जीने का एक पाठ भी है। तो अब सब सोचिए कि हम मनुष्यता की इन सुंदर बातों को अपनी रोज की जिंदगी में कैसे अपना सकते हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।